पिछले क्लास में हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ रहे थे। उस दिन हम लोग यह पढ़े कि अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके करंट फ्लो कराते हैं तो इस कॉइल के चारों साइड पर जो फोर्स लगता है वह फोर्स सबका सम तो जीरो होता है, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन इस कॉइल को रोटेशनल मोशन में ले आता है, जिस कारण से इस कॉइल पर टॉर्क लगता है। ऐसी बात हम लोग पढ़े, टॉर्क का इक्वेशन भी डिराइव की। अब आज हम लोग यह पढ़ना चाहते हैं कि जब यह कॉइल रोटेट करने लगेगा तो इसका स्पीड कितना होगा। व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड बाय कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग ही दिया गया है, एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको पढ़ने के लिए फिर से हम लोगों ने कॉइल कंसीडर किया और यहां पर एक टर्म कंसीडर किया गया है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं उस इनर्शिया को कहते हैं जो किसी भी बॉडी पे रोटेशनल मोशन के स्टेट चेंज का अपोज करता है। रेस्ट से रोटेशन का अपोज करेगा या रोटेशन से रेस्ट का अपोज करेगा, उस इनर्शिया का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल भी कैपिटल आई ही होता है, ऐसा हम लोग क्लास 11 में पढ़ा करते थे। आज देखिए, एक कॉइल लिए मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, ये दोनों बड़ा बड़ा बॉडी मैग्नेट है। सेम वही फिगर है जो पिछले क्लास में। शुरू में इस कॉइल का एरिया वेक्टर इस तरह से था, दिस इज एरिया वेक्टर, इनिशियल पोजीशन। अभी एंगल बनाया हुआ है θ1। कॉइल रोटेट किया, कुछ देर के बाद एरिया वेक्टर इधर हो गया, अब एंगल बन गया है θ2। हम लोग जानना चाहते हैं कि यह कॉइल जब 10 डिग्री से 20 डिग्री तक रोटेट करेगा तो कितना स्पीड आ जाएगा। 10 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करेगा तब कितना स्पीड आ जाएगा। दैट इज स्पीड एक्वायर्ड, ये हम लोग पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात, इस कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो टॉर्क लगेगा। हम लिखे भी हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल देन टॉर्क एक्ट्स ऑन इट ड्यू टू व्हिच इट रोटेट्स। तो टॉर्क कितना लगेगा ये हम लोग जानते हैं, उसको यहां पर लिखेंगे। टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल, कॉइल पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क टॉ बराबर पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, कितना होता है, mv sin थीटा। यही हम लोग पढ़े हैं और क्लास 11 में टॉर्क के बारे में भी हम लोग पढ़ते थे। सेंस याद कीजिए, क्लास 11 में टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन को ही टॉर्क कहते हैं। एंड अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी। एंड ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी। ये जो तीन इक्वेशन हम लिखे हैं ये सब रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ा करते हैं। फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन, टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होते हैं डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी। ये सब रोटेशनल मोशन के इक्वेशन है, इसी को आज यहां यूज करने जा रहे हैं। ये जो टॉर्क हम लोग लिखे हैं इसको हटा दीजिए और इसके जगह पर लिखने जा रहे हैं आई अल्फा। यहीं से आई अल्फा बराबर हो जाएगा एम बी साइन थीटा। यहीं से आई को उधर भेज दीजिए तो अल्फा बराबर हो जाएगा एम बी बाई आई साइन थीटा। अल्फा का यह वैल्यू यहां रख दीजिए, डी ओमेगा बाई डी टी, ये बराबर हो गया एम बी बाई आई
साइन थीटा। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग को तो एंगुलर स्पीड निकालना है। कौन काम किए? डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड। डी ओमेगा बाई डी टी में डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए। अब ऊपर वाला जो है ना, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। यहीं पर देखिए क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा दैट इक्वल्स एम डी बाई आई, और यहां पर आ गया साइन थीटा। अब ये जो आप लिखे हैं डी थीटा बाई डी टी, यह क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स एंगुलर स्पीड, तो दिस सिंबल इज रिप्लेस्ड बाई ओमेगा। यहीं से यह हो जाएगा ओमेगा इनटू डी ओमेगा बाई डी थीटा दैट इक्वल्स एम बी बाई आई साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ओमेगा डी ओमेगा बराबर हो गया एम बी बाई आई साइन थीटा डी थीटा। यहीं से लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल यहां जो इक्वेशन आया ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स एम बी बाई आई साइन थीटा डी थीटा, इसको हम इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो लिमिट पुट करना होगा, इनिशियल फाइनल आप लिखे हैं तो लिमिट पुट करिए। तो शुरू में तो कॉइल रेस्ट में रहता है, करंट देते हैं तो मूव करता है, बिल्कुल फैन के जैसे। किसी भी फैन को हम लोग ऑन करते हैं उस समय वो रेस्ट में रहता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा मान लिया गया। उधर देखिए डी के साथ थीटा है यानी एंगल, शुरू में कितना एंगल था, बाद में कितना एंगल है। 10 डिग्री से 50 डिग्री गए, 0 डिग्री से 100 डिग्री गए, 0 डिग्री से 90 डिग्री गए। जो आपको मालूम है वो लिमिट यहां लिख देना। तो यहां पर लिखने जा रहे हैं θ1 θ2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। और हम लोग को रिजल्ट क्या चाहिए, हम लोग इस कॉइल का स्पीड जानना चाहते हैं। कॉइल रोटेशनल मोशन में है, रोटेशनल मोशन में स्पीड को एंगुलर स्पीड कहते हैं, वही एंगुलर स्पीड यहां से हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इस कैलकुलेशन को करने के लिए पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसका हमने इस्तेमाल किया, जिसमें आपको यह बताया गया था कि कॉइल में करंट फ्लो कराने से टॉर्क लगता है और टॉर्क से रोटेशन होता है। तो टॉर्क का इक्वेशन लिखे और रोटेशन का इक्वेशन लिखे, दोनों को इक्वेट किया और फाइनल पोजीशन पर पहुंच गए। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, नहीं पता है। ओमेगा स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर ओमेगा, और उधर देखिए एम बी बाई आई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और नीचे में हो जाएगा θ1 और ऊपर में θ2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स एम डी बाई आई
और यहां देखिए वैल्यू पुट करते हैं, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहीं से सोल्व कीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 2mb बाई आई, और इसमें आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहीं से ओमेगा निकालेंगे रूट अंडर 2mb बाई आई, और यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो रोटेटिंग कॉइल में जो स्पीड जनरेट होगा, डेवलप होगा, उसका वैल्यू यहीं से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको दो नाम से जाना जाता है, एक नाम है एंगुलर स्पीड, और इसी का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही के दो नेम होते हैं जो रोटेशनल मोशन में होते हैं। तो ये सब वह केस थे जिसमें आप मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में पढ़ाई किए। एक बार फिर से बता देते हैं, हम लोग प्रीवियस 5-6 डे से मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक टॉर्क का पढ़ाई कर रहे थे। अब बारी है इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब करने का। तो हम आपको अब कुछ क्वेश्चन सब बताएंगे। हो सकता है यह क्वेश्चन कल तक भी पढ़ाई होते रहे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे टर्म को पढ़ा है। यहाँ पर मूविंग चार्ज का फोर्स, कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स, और अंत में टॉर्क, यानी 4 टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। काफी लंबा चौड़ा पढ़ाई कर चुके हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे, और छोटा छोटा आसान आसान क्वेश्चन सब आपको बताने का हम कोशिश करते हैं। In the given figure, in the given figure, a straight wire carrying current I
passes through the center of circular coil carrying current I1. Find force on the coil. यहां पर दो क्वाइल है, दो क्वाइल नहीं है, क्वाइल एक ही है, करंट दो है। क्वाइल का शेप सर्कुलर है और एक स्टेट करंट है, दोनों इस तरह से रखा हुआ है। यह है सर्कुलर और यह है स्टेट करंट। जो सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, सर्किल में करंट है I1 और स्टेट करंट है I। इसी तरह से करंट पास हो रहा है। हम लोगों से क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण, यानी इस अरेंजमेंट के कारण इस सर्कुलर कॉइल पर कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहली बात आपको बताया गया है कि कोई भी क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स का वैल्यू 0 होता है। सबसे प्रथम बात, यहां पर आप देखिएगा तो कुछ ऐसा ही केस है। ये पूरा सर्किल क्लोज लूप है, ये स्टेट वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये हम लोग जानते हैं, सब जगह फील्ड बनाएगा, ऊपर में भी फील्ड होगा, नीचे में भी फील्ड होगा। लेकिन यह क्वाइल वहां पर रखा हुआ है, ये क्वाइल का शेप जो है क्लोज है, इसीलिए इस क्वाइल पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर तो 0 होगा, ये तय है। क्लोज लूप है, स्टेट वायर के कारण जो भी फील्ड बनेगा उस फील्ड में क्लोज लूप रखा हुआ है तो टोटल करंट 0। दूसरी बात यहां पर यह है कि मान लीजिए अगर हमसे पूछता इस स्टेट वायर पर कितना फोर्स लगेगा, अभी तो क्वाइल पर आप निकाले, सर्किल पर, अगर स्टेट वायर पर करंट पूछता तब कैसे निकालते? तो इसके लिए पहले सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखते किधर है, यही है सर्कुलर करंट। तो सर्कुलर वायर में जब करंट फ्लो होता है तो हम लोग सीखे हैं कि ऊपर में करंट अगर आप जेड एक्सिस लेते हैं तो नीचे में माइनस जेड होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर्कुलर करंट के एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। ये वह मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखाया है जो सर्कुलर करंट के कारण। अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट सेम ही डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट सेम डायरेक्शन में होता है तब भी फोर्स का वैल्यू 0 होता है। कुल मिला के इस फिगर में सर्कुलर पर भी 0 फोर्स होगा, स्टेट वायर पर भी 0 फोर्स होगा। यही है सर्कुलर वायर, यह है क्लोज लूप। इसका तो पूरा कंसेप्ट है कि क्लोज लूप में यल वेक्टर नहीं खींच सकते हैं, अब फोर्स बराबर होता है आई एल क्रॉस बी, एल वेक्टर ही नहीं है तो फोर्स नहीं है। सर्कुलर का कोई कंफ्यूजन नहीं। स्टेट की बात हम बता रहे थे कि सर्कुलर वायर में करंट फ्लो होगा तो फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, और करंट भी आप इसी डायरेक्शन में रखे हुए हैं, फोर्स नहीं लगेंगे। ये क्वेश्चन ही था लेकिन सीखने वाली कुछ बातें थी, इसीलिए हम इसको बताए हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19। यह है स्टेट वायर, इसमें I1 करंट है, I1 करंट का वैल्यू भी दिया है 30 एम्पियर। इस करंट से 1 मीटर के दूरी पर एक लूप को रखा गया है, वह लूप ऐसे है,
इस लूप का ऊंचाई 40 मीटर है और लूप का जो यह है यह 8 मीटर है। इस लूप में भी करंट फ्लो हो रहा है I2। हम लोग को एक बार फिर से इस क्लोज लूप पर लगने वाला टोटल फोर्स पूछा गया। मैग्नेटिक फील्ड कहीं से नहीं दिया है, दो करंट का सिस्टम है, एक करंट I1 दूसरा I2। I1 करंट इनफाइनाइट वायर में है, I2 करंट क्लोज लूप में है। हम लोग को फोर्स निकालना है। एक कंसेप्ट वह है कि क्लोज लूप पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 होता है, लेकिन यहां पर यह रूल लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि इस वायर के कारण यह मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो लूप आप देख रहे हैं, ये लूप जहां पर है वहां पर यह स्टेट वायर फील्ड बनाएगा, ये हम लोग जानते हैं। यानी यह लूप करंट के फील्ड में रखा हुआ है। ऊपर वाला में भी ऐसा ही था, लेकिन दोनों में अंतर है। ऊपर वाला फिगर में भी हम थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे, पहले इसको समझिए। ये स्टेट वायर को आप देखिए, ये अपने आसपास के सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कितना बनाता है ये भी हम लोग जानते हैं, μ0/4π 2I/r, यही लिखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो पहला वायर है, ये इस लूप में का ये फर्स्ट वायर, यह कितना दूरी पर है? 1 मीटर। तो यहां क्या रखिएगा? 1। ये पहला वायर जहां पर है वहां का फील्ड यही होगा। लेकिन जो दूसरा वायर है यह कितना डिस्टेंस पर है? 9 मीटर। यानी आप 9 रखेंगे। कहने का मतलब यह पहला वायर अलग पोजीशन पर है, दूसरा वायर अलग पोजीशन पर है और दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ऐसे केस में टोटल फोर्स का वैल्यू हम लोग 0 नहीं लेंगे। इस वायर पर, इस वायर पर, इस वायर पर, इस वायर पर, चारों पर निकालेंगे, ऐड करेंगे और टोटल फोर्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यही यहां का रूल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब रह गई बात ऊपर वाले फिगर की, तो इसमें अब आइए। करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ये भी तो क्लोज लूप है, हम डायरेक्ट कह दिए कि इस पर फोर्स 0 ले लीजिएगा। लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर से नहीं दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड तो करंटे बना रहा है। कौन करंट बना रहा है? सो देखिए, यही वह करंट है। अब इस सर्किल को आप ध्यान से देखिए, ये जो सर्किल है, करंट यही है। अभी ऊपर वाला हाथ मेरा जहां पर है, ये करंट से R डिस्टेंस पर है। करंट जहां पर आप लिए हैं सेंटर से पास कर रहा है, ये R डिस्टेंस पर यह पोर्शन है, ये पोर्शन भी R डिस्टेंस पर, यह पोर्शन भी R डिस्टेंस पर, सारा सरकमफेरेंस R डिस्टेंस पर है। इसीलिए स्टेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड पूरे सरकमफेरेंस पर बराबर होगा। दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, और यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज लूप पर टोटल फोर्स 0 होता है। लेकिन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा यही सीखना है, यही समझना है हम लोग को, तो बनाते हैं इसको। ये I2 वायर जहां पर है, यहां का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग B1 ले लिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। यहां का मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड होगा, लेकिन यहां का B2 ले लिए। अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा वो देखिए, इस पर आप दिखाइएगा। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स इधर की तरफ हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस वायर पर आप दिखाइएगा तो फोर्स इधर लगेंगे, ऊपर वाले वायर पर दिखाएंगे तो फोर्स इधर लगेंगे, और नीचे वाले पर नीचे की तरफ। यह फोर्स इस फोर्स से कट जाएगा,
क्योंकि यह वायर का पूरा पोर्शन और यह वायर का पूरा पोर्शन आइडेंटिकल है और दोनों का नोटेशन ओरिएंटेशन एक जैसा। यहां पर फील्ड अलग है, यहां पर अलग है, लेकिन पूरे बीच में फील्ड वेरिएबल है। तो ऐसा ही सेम केस यहां भी है, यहां से यहां तक वेरिएबल है, जितना फोर्स ऊपर लगा उतना ही नीचे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो निकालना सिर्फ यही दोनों है हम लोग को। एक का फोर्स आप देख रहे हैं निगेटिव एक्स एक्सिस है, दूसरे का फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये फोर्स और ये फोर्स निकाल करके ऐड करेंगे, टोटल फोर्स निकल जाएगा। यहीं पर हम लोग लिखते हैं ऐसे, टोटल फोर्स F इक्वल्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इसका सम 0 होगा। F3 F4 भी यहां दिखा दीजिए, दिस इज F3 और दिस इज F4। अब F1 कितना होगा, F2 कितना होगा, कितना होगा वो बाद में लिखेंगे, डायरेक्शन हम लोग को मालूम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जोड़ने के लिए दोनों को घटा देते हैं। यहीं से फोर्स F बराबर होगा F1 माइनस F2 के। F1 का वैल्यू पुट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बराबर हम लोग पढ़ते हैं ILB साइन थीटा, करेंट है I2, लेंथ दिया हुआ है बाद में रख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है V1 साइन 90 डिग्री माइनस करंट है I2, लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड V2 साइन 90 डिग्री। अब वैल्यू पुट करिए, I2 लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1, अब बाई डिस्टेंस आपका हो गया 1, साइन 90 एक होता है I2 L, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1, डिस्टेंस हो गया 9। दोनों जगह फील्ड के वैल्यू सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सब तो एक जैसे हैं। अब कॉमन ले लीजिए, फोर्स इक्वल्स, जो कॉमन होने वाला है उसको ले लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 कॉमन हो गया है, L भी कॉमन हो गया है, यहीं से 1 माइनस 1/9, इसको सोल्व करेंगे तो 8/9 आएगा। फोर्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, I1 दिया था 30 एम्पियर, I2 भी दिया हुआ है, I2 20 है, लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है, मीटर है तो 40, और यहीं से आ गया 8/9। इसी को सोल्व करेंगे, फोर्स का वैल्यू मिलेगा। दो क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन में आप बहुत परेशान हुए होंगे। देखिए, ई चैप्टर पढ़ने पढ़ाने में परेशान होने का सबसे बड़ा कारण 3D फिगर होता है। 3D फिगर के कारण थोड़ा मुश्किल होता है इसको समझना, लेकिन मन लगा के पढ़िएगा तो यह मुश्किल भी आसान बन जाता है।